अज़ीज़ तलबा और फार्मर, आज का हमारा उन्वान है एनवायरमेंटल कंट्रोल ब्रायलर हाउस। इसमें हम बात करेंगे कि जो ब्रायलर है इसको एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में कैसे पाला जाता है और इसकी जो ऑपरेशन है इसको कैसे किया जाता है और इस कंट्रोल हाउस में कौन कौन से सिस्टम ऑपरेट किए जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी को कैसे बेहतर किया जाता है। एनवायरमेंटल कंट्रोल ब्रायलर हाउस एक बंद मुर्गी खाने में परिंदों को डाला जाता है जो एक स्पेशलाइज्ड डिज़ाइन के तहत काम करता है और इसमें इंजीनियरिंग के डिफरेंट जो सिस्टम है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। जो हाउस एक एनवायरमेंटल कंट्रोल पोल्ट्री हाउस बनाया जाता है ये मिनिमम 30,000 यूनिट के लिए हम इसको बनाते हैं। इससे कम भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन वो इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन जो साइंसदानों ने इसको डिज़ाइन किया है उसमें 30,000 ब्रायलर के लिए ही ये फिजिबल है। इसमें मिनिमम इसकी जो चौड़ाई रखते हैं वो 40 फीट या 50 फीट रखते हैं और इसकी जो लंबाई है वो 200 रखते हैं। इससे ज़्यादा भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो इसके फ़ैन लगाने की जो डायरेक्शंस हैं वो डिफरेंट हो जाती है। बेसिकली हम इसको आपका डिज़ाइन का बेसिक आइडिया देते हैं कि एक ब्रायलर कंट्रोल हाउस है जिसकी चौड़ाई 50 फुट है और लंबाई 200 फीट है। इसमें एक साइड पे बड़े एग्जॉस्ट फ़ैन लगे होंगे और दूसरी साइड पे कूलिंग पैड्स लगे होंगे जिसमें रेन सिस्टम या पानी मूव करेगा। और इसकी टोटल जो इसके अंदर लेंथ है, लंबाई है, उसमें इसकी खुराक के लिए जो फीडिंग लाइंस हैं वो हम उसको इंस्टॉल करेंगे और इस तरह हम ड्रिंकिंग लाइन उसके पैरेलल इंस्टॉल करेंगे। एक हाउस में आलमोस्ट तकरीबन 4 से 8 जो ड्रिंकिंग लाइन हम करते हैं और इस 2 से 4 तक इसकी फीडिंग लाइन हम इंस्टॉल करते हैं। और इसकी जो लेंथ में हम विंटर फैंस इंस्टॉल करते हैं क्योंकि सर्दियों में आपको जो ये ठंडक और कूलिंग रिक्वायर नहीं होती तो उस वक्त इसकी वेंटिलेशन मेंटेन करने के लिए आप इसमें विंटर फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इसमें हम वेंट्स लगाते हैं दोनों साइडों पे। वेंट्स मीन के रोशनदान, एक ख़ास स्पेशलाइज किस्म के डिज़ाइन रोशनदान होते हैं जिसमें हवा अंदर आ सकती है और हवा की मिकदार अंदर आने को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है उसकी दरवाज़े की मूवमेंट की वजह से। तो ये तकरीबन हम जो वेंट्स लगाते हैं ये 6 से 8 फुट तक एक इसकी लंबाई के रुख दोनों साइडों पे लगाते हैं। इसकी बेसिक जो आइडिया है कि एक बंद कमरे में हम ब्रायलर डालते हैं 1 दिन से लेके 35 दिन में, और उसमें जो इसकी बुनियादी ज़रूरियात हैं, ताज़ा हवा, उसको मेंटेन किया जाता है एग्ज़ॉस्ट फ़ैन से, जो कि एग्ज़ॉस्ट बाहर की तरफ हम लगाए जाते हैं। बड़े एग्ज़ॉस्ट फ़ैन होते हैं, इसमें 36 इंच का भी होता है, 42 का भी और इससे भी बड़े। और ये फ़ैन 2 किस्म के होते हैं, एक कोन फ़ैन और दूसरे जो एग्ज़ॉस्ट फ़ैन होते हैं। और ये इसकी जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है, मोस्टली 16,000 चक्कर वाला और 29,000 चक्कर वाला। इससे अलावा भी और भी इसकी अवेलेबिलिटी है, लेकिन मोस्टली हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसके अपोजिट साइड पे हम कूलिंग पैड्स लगाते हैं। कूलिंग पैड स्पेशली डिज़ाइन मिलते हैं और ये मुख्तलिफ़ साइज़ और वैरायटी में अवेलेबल है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड है उसमें हम नॉर्मली 2 फीट इसकी चौड़ाई होती है और 6 फीट इसकी हाइट होती है। और इसको तकरीबन एक जो इसकी विड्थ है उस साइड पे लगाया जाता है। जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, हमें 72 स्क्वायर फीट कूलिंग पैड एरिया रिक्वायर होता है उस शेड में कूलिंग पैदा करने के लिए। तो इसलिए हम एक कूलिंग पैड के साथ 6 कूलिंग पैड लगाते हैं जिसमें एक की चौड़ाई 2 फुट और लंबाई 6 फुट होती है। और वो अगर 6 लगाएं तो 72 स्क्वायर फीट उसका एरिया बनता है। और जितने आपने फ़ैन लगाए हैं, अगर 8 हैं तो उसके मुताबिक आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक बेसिक अरेंजमेंट है। बेसिक इसका आइडिया ये है कि हम हाउस के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं
और जब एग्जॉस्ट फैन बाहर की तरफ हवा फेंकता है तो अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, और नेगेटिव प्रेशर को फिल करने के लिए हवा बाहर से दरकार होती है। और ये हाउस सारी चारों तरफ से तकरीबन एयर टाइट बंद होता है, तो हवा के अंदर आने के लिए का रास्ता वो सिर्फ कूलिंग पैड का है। और कूलिंग पैड में हमने रेन सिस्टम के ज़रिए पानी की मूवमेंट जारी रखी हुई है, जो कि मुसलसल जारी रहती है। तो जब पानी उस कूलिंग पैड में से आता, हवा उस कूलिंग पैड में से आती है और उस कूलिंग पैड में पानी की हरकत हो रही है, तो वो जो हवा है वो ठंडी होके आएगी, और वो हाउस के जब अंदर ठंडी होके आएगी तो वो अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल कर देगी। अगर ज़्यादा गर्मी, मोस्टली गर्मियों में इसको यूज़ किया जाता है, अगर ज़्यादा है तो उसके मुताबिक वो उस टेम्परेचर को कम कर देती। नॉर्मली जो हमारे टेम्परेचर रिक्वायर होता है वो 26 से लेके 29 तक हम इसको मेंटेन करते हैं। इसमें भी प्लस माइनस की गुंजाइश होती है, लेकिन वो इसकी एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करती है। इसमें बुनियादी तौर पे जो सिस्टम इन्वॉल्व हैं, इसमें बेसिक एक है, फीड के लिए फीडिंग लाइंस लगी होती हैं जो कि पूरी लेंथ में इसके मूव करती हैं, और अकॉर्डिंगली इसको बर्ड के मुताबिक हम उसको लगाते हैं। और जो लाइन है इसके अंदर अगर एक स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसके एक एंड पे मोटर लगी होती है और दूसरी एंड पे हाइपर लगा होता है। और हाइपर एक स्ट्रक्चर है बर्तन नुमा जिसमें हम फीड डालते हैं। अगर आपका यूनिट बड़ा है तो आप में उसमें पाइप के ज़रिए बाहर साइलो की अरेंजमेंट है तो उसमें फीड डालते हैं। जो बड़े हाउस हैं उनमें बड़े साइलोज रखते हैं अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी के, और वहाँ से पाइप के ज़रिए हापर में फीड आती है और हापर में उस फीडिंग लाइन में मूव करती है कि जो उसकी 200 फीट या इससे ज़्यादा अगर आपका हाउस है उस पूरे हाउस में वो इस फीड को सर्व करती है। और फीड आप इसमें फीडिंग के दो तरीके हैं, एक आप एड लिब देते हैं और आप एक इंटरमीडिएट। एड लिब मीन के आप उसको 24 घंटे फीड देते हैं और बर्ड हर वक्त फीड खाता रहता है। दूसरा इंटरमीडिएट में ये है कि आपने डिज़ाइन किया हुआ है कि इसको हमने डिफरेंट औकात में डिफरेंट फीड देनी है। हमने दिन में 6 दफ़ा देनी है, 8 दफ़ा या 4 दफ़ा, एक आपने सेट किया होता है। तो जो भी आप तरीका अडॉप्ट करें, लेकिन मोस्टली जो हमारे यहाँ ये फार्मर हैं पाकिस्तान में वो एड लिब ही इसको यूज़ करते हैं। तो फीड के जो लास्ट फीड की इस पूरी लंबाई के नीचे बर्तन लगे होते हैं फीड के, जो कि आम बर्तन आपने देखे हैं उसी की तरह एक और स्ट्रक्चर की तरह लगे होते हैं। और एक बर्तन में जो फीड का बर्तन है उसमें बर्ड की क्वांटिटी उसके मुताबिक होती है। आप 12 से 16-18 तक इसमें रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। जब एक बड़ा बर्ड ब्रायलर होता है तो उसमें ये तकरीबन हर छोटे छोटे एक डिस्टेंस के बाद रखा होता है और पूरी लंबाई के रुख में इसमें मौजूद होते हैं। बर्ड फीड खाता है और यूँ ही इसमें फीड कम होती है या ख़त्म होती है, इसका जो लास्ट बर्तन है उसके अंदर फीड का सेंसर लगा होता है। जब वहाँ फीड का लेवल कम होता है तो उस सेंसर का इंडिकेटर है कि इसमें फ़ीड कम हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली मोटर चल पड़ती है। उस मोटर चलने की वजह से जो हापर में फ़ीड मौजूद है वहाँ से फ़ीड मूव करती है एक स्प्रिंग लाइक एग स्ट्रक्चर में उस पाइप के ज़रिए, और वो हर बर्तन में गिरती जाती है। और जो आखिरी वाला बर्तन है वो आखिर में फिल होता है। यूँ ही वो फिल होगा, सेंसर के साथ फ़ीड लगेगी, मोटर बंद होगी। ये एक बुनियादी सिस्टम है फ़ीड का इस हाउस में। दूसरा इसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें है ड्रिंकिंग सिस्टम। ड्रिंकिंग सिस्टम के उसको पानी हमने बर्ड्स को देना है। इसी तरह जिस तरह हम फीडिंग लाइन पूरे हाउस में लगी हुई हैं, इसी तरह ड्रिंकिंग लाइन भी ये 200 फीट की अगर लंबाई है उसकी पैरेलल ये लगी रहती हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो इससे बड़ी फीडिंग और ड्रिंकिंग लाइन लगी होती हैं। और इस ड्रिंकिंग लाइन में हर छोटे फासले के बाद अगर 1 फीट है या जो भी, इसमें ड्रिंकिंग निपल्स लगे होते हैं। उस निपल की एक ख़ास स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर स्प्रिंग है। बर्ड्स जो है उसको आके चूंच लगाएगा और चूंच लगाने की वजह से वो प्रेस होता है। जब वो प्रेस होता है तो उसमें से पानी के ड्रॉप्स आते हैं जो डायरेक्टली सीधे परिंदे की चूंच के अंदर जाते हैं। अज़ाफ़ी तौर पे
इन जो निपल्स हैं इनके नीचे ड्रिंकिंग कप्स लगे होते हैं। वो एक एहतियाती तदाबीर है कि अगर किसी वजह से बर्ड्स पानी का जो कोई ड्रॉप है उसके मुंह के अंदर नहीं जाता तो वो ज़मीन पे ना गिरे और वो उसके अंदर कप के अंदर गिर जाए और वो लीटर को ख़राब ना करे और वो बर्ड दोबारा उसको यूज़ कर सके। और ये 24 आवर पानी की अवेलेबिलिटी होती है और इसको आप डायरेक्टली जो आपका जिसकी फार्म की छत के ऊपर आपने लगाया हुआ है टैंक पानी का, उसके डायरेक्टली इसमें लगा होता है। इसमें कोई स्पेशलाइज मोटर या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और ये जो ग्रेविटी की फ़ोर्स है ज़मीन, उसकी वजह से पानी नीचे आता है और इक्वली पाइप में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी तरह इस पानी के लिए आपको एक सफाई का ख़ास इंतज़ाम भी करना पड़ता है। नॉर्मली जब पानी का एक हाउस में चलता है तो मोस्टली उसमें चांस होता है कि उसमें सॉल्ट्स आ जाते हैं या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाती है, तो आप इसकी सफाई भी रेगुलर तरीके से करें। किसी एसिड साल्ट या जो भी इस रिकमेंडेड मेडिसन है उसको ऊपर से डाल दें तो उसको बर्ड की गैर मौजूदगी में इसको सफाई करें। सेकंड, क्योंकि पानी की क्वालिटी बहुत ख़ास इशू है ब्रायलर की प्रोडक्शन में, इसलिए बहुत सारे हाउसेज़ में फ़िल्टर प्लांट्स भी लगे होते हैं कि जो पानी की क्वालिटी को चेक करके इस लाइन में भेजती है। थर्डली, इसमें एक ख़ास वेंचिंग सिस्टम इन्वॉल्व है। वेंचिंग सिस्टम एक ऐसा है कि जो फीडिंग लाइन और ड्रिंकिंग लाइन इस पूरी लंबाई में लगी हुई हैं, वो तारों के ज़रिए उसको छत के साथ बांधा जाता है और उसमें पुली लाइक स्ट्रक्चर पूरी छत के साथ लगी होती हैं और जो फीडिंग लाइन है या ड्रिंकिंग लाइन है इनको वायर के साथ उनमें एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ पूरे हाउस में लगाया होता है और जो ही बर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक उसकी हाइट को ऊपर या नीचे किया जाता है। इस वेंचिंग सिस्टम के बहुत सारे फ़वाइद हैं। इसमें जो सबसे पहला बेसिक है इसमें यह है कि जब भी आप ब्रायलर को सेल करते हैं, शेड आपका खाली है, आप उसको एक ख़ास हाइट 3 फुट 4 फुट 5 फुट की हाइट पे उठा लेते हैं, इसलिए कि नीचे से आप पूरे हाउस को क्लीन कर सकें, उसका लीटर रिमूव कर सकें, जो भी आपने उसकी हाउस की सफाई के लिए एक्टिविटीज़ करनी है वो इजीली कर सके, वो उसकी हर्डल ना बने जो लेबर वहाँ पे काम कर रही हैं। दूसरे नंबर पे जो ड्रिंकिंग लाइंस हैं उसको बर्ड्स की जो एज है, उम्र है, उसके हिसाब से हम उसको उठाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे डे 1 पे हम जो ड्रिंकिंग लाइन है या फीडिंग लाइन है इसको बर्ड्स की जो चूंच की हाइट है वहाँ पे रखते हैं कि एक दिन का चूज़ा है और उसकी जो ड्रिंकिंग हाइट है निपल्स की उसकी चूंच के लेवल पे होनी चाहिए या आइज़ लेवल पे होनी चाहिए कि परिंदा पानी इसलिए इजीली इसको यूज़ कर सके। ये नॉर्मली हम पहले 3 दिन की ये हमारी प्रैक्टिस होती है। फिर उसके अलावा ये जो ड्रिंकिंग लाइंस हैं इसका एंगल हम बढ़ा देते हैं क्योंकि बर्ड्स की जो हाइट है वो बढ़ती जाती है। 3 से 6 दिन तक हम इसको 30 डिग्री एंगल पे ऊंचा कर देते हैं। फिर इसी तरह 6 से 11 या 12 दिन तक हम इस एंगल को 60 तक ले जाते हैं, यानी कि उसकी हाइट को मज़ीद ऊपर कर देते हैं। फिर 12 से ऑनवर्ड या आगे आखिर इसके तैयार होने तक हम इसको 70 डिग्री एंगल पे रखते हैं कि परिंदा इजीली इससे पानी ले सके, उसको प्रॉब्लम ना हो। ये इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि ये जो ड्रिंकिंग लाइन है या फीडिंग लाइन है ये परिंदे की पहुंच से ना ही ज़्यादा ऊपर होनी चाहिए ना ही ज़्यादा नीचे होनी चाहिए। तो ये एक दूसरा बुनियादी रोल है इस विंचिंग सिस्टम का। इसमें एक ख़ास वायर के साथ एक हैंडल लगा होता है, उसमें पुलीज़ हैं। आप इजीली अगर हाथ से उसको मूव करें तो उस मूवमेंट की वजह से पूरे हाउस का फीडिंग लाइन है वो ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इसके ये बुनियादी फ़ायदे हैं। तीसरा इसमें जो सिस्टम है वो लाइटिंग सिस्टम है। पूरे हाउस में हम लाइट्स लगाई जाती हैं। लाइट्स की कलर का मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट है ब्रायलर की प्रोडक्शन पे, लेकिन जो बुनियादी ये है कि हम इसमें इसको लक्स एक बुनियादी यूनिट है लाइट्स का वो देते हैं, जो कि उसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक बल्ब के कितने वाट का है
और उसकी हाइट कितनी है। इससे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और बुनियादी तौर पे हम शुरू के दिनों में इसको 30-40 लाख देते हैं, फिर अकॉर्डिंगली इसको डिक्रीज़ कम करते जाते हैं। और ये जो इन्वायरमेंटल कंट्रोल ब्रायलर हाउस है, ये नॉर्मली जो इसको हम एक दिन अगर बढ़ रखें तो 32 या 35 दिन में तैयार हो जाता है, जबकि ओपन हाउस में इसका दुरानिया 42 दिन है। उसके अलावा जो लाइट इम्पॉर्टेंट है, इसके मैनेज करने के डिफरेंट तरीके हैं। जो लाइटिंग है इसमें मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं कि जिसकी वजह से इस लाइट को मैनेज किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये देखे कि बर्ड्स किस लाइट में कंफर्टेबल और ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन है। लेकिन कुछ बेसिकली ऐसा है कि एक दिन वो 24 आवर लाइट देते हैं, फिर 1 घंटा कम करते जाते हैं और इसको 15, 16 या 20 घंटे मेंटेन किया जाता है। लेकिन इसमें दूसरी मेथडोलॉजी ये है कि शुरू के 8-10 दिन हम इसको 2.5 घंटे लाइट दें, 2.5 घंटे बंद कर दें, यानी कि 2.5 घंटे लाइट दें और 2.5 घंटे डार्क पीरियड दें। फिर इसी तरह 12 से ऑनवर्ड हम इसको 2 घंटे लाइट दें, 2 घंटे इसको डार्क हो बस के उसका रखें कि बर्ड कंफर्टेबल है। तो ये एक लाइटिंग के डिफरेंट स्केड्यूल है, लेकिन उसका बुनियादी मकसद ये है कि बर्ड को कंफर्टेबल रखना और उसकी फीड और परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा करना। जो भी आप सिस्टम आपको फिजिबल हो, जो आपके हाउस को ज़्यादा करे, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप इस लाइट के ज़रिए बर्ड्स की एफिशिएंसी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि बर्ड्स की जो डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि फ़ीड तो 24 घंटे उसके पास मौजूद है, आप उसको लाइटिंग को ऑटोमेटिकली इस पर फिक्स कर देते हैं कि 2 मिनट के लिए लाइट ऑन रहे। बर्ड ने 2 मिनट फीड ली, उसके 2 मिनट बाद आप लाइट को ऑफ़ कर दें। उसमें यह होगा कि 2 मिनट के लिए बर्ड को रेस्ट मिलेगी, और जब रेस्ट मिलेगी जो फीड उसने खाई है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट होगी, और जब प्रॉपरली डाइजेस्ट होगी तो आपकी जो FCR है, फीड कन्वर्जन रेशियो, वो बेहतर आएगी, यानी कि कम फीड खा के बर्ड ज़्यादा वज़न देगा। इस टाइमिंग को आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। आपने 2 मिनट लाइट दी, 2 मिनट अंधेरा दिया, 5 मिनट लाइट दी, 5 मिनट अंधेरा दिया, आधा घंटा लाइट दी, आधा घंटा आपने अंधेरा दिया। इसको आप अकॉर्डिंगली अपनी ज़रूरत के मुताबिक मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये बर्ड की परफॉर्मेंस पे बेहतर असरअंदाज होती है। इसके अलावा जो चौथा सिस्टम है वो अंदर हवा की, ताज़ा हवा को अंदर एक मेंटेन रखना, एक ऑक्सीजन का एक जो रिक्वायर्ड लेवल है उसको मेंटेन करना है। और जो ख़तरनाक गैसें अंदर पैदा होती हैं, मिसाल के जिसमें अमोनिया है जो लीटर में उसकी फ़ीसद की वजह से पैदा हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो उसके सांस लेने की वजह से हाउस में ज़्यादा हो जाती है, जो कि परिंदे की जो परफॉर्मेंस है उसको कम करती है। आप उसको मेंटेन करते हैं। उसको मेंटेन करने के लिए जो कूलिंग पैड और फ़ैन का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ये जो कूलिंग पैड्स हैं ये अकॉर्डिंगली आप कैपेसिटी के मुताबिक, एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इंस्टॉल करते हैं। तो जो बड़े एग्जॉस्ट फ़ैन हैं वो हवा को बाहर फेंकते हैं, उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जो कूलिंग पैड के ज़रिए आता है, तो उस वजह से एक ताज़ा हवा का जो लेवल है वो अंदर मेंटेन रहता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन का लेवल है एयर में 21% है, इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर ना किया जाए तो सफोकेशन होती है, जिससे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, बर्ड्स में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। दूसरा अमोनिया है, वो भी रिमूवल इसी फ़ैन की वजह से होती है। और दूसरे नंबर पे और इनका ये जो गैस ख़ास ऑक्सीजन की अंदर मेंटेनेंस है, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाए किसी वजह से कि आपकी जो हाउस की जो फ़ैन की मूवमेंट कम है, या आपने जो अकॉर्डिंगली उसको नहीं दिया हुआ, जब बढ़ती है तो उसमें अमोनिया लेवल बढ़ने से बर्ड्स में डिफरेंट प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ का बायस बनते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड अगर लेवल अगर ज़्यादा आ जाए तो वो भी बीमारियों का बायस बनते हैं। इसलिए ये कूलिंग पैड्स और फैंस एक ताज़ा हवा को मेंटेन करने में ये बड़ा एक रोल प्ले करते हैं।
इसलिए ये एक बड़ा स्पेशलाइज सिस्टम है। इसी तरह इसके बाद हाउस में जो टेम्परेचर मेंटेनेंस जो में रखना मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ तरीके से इसको किया जाता है। अगर तो गर्मियों का सीज़न है तो आपको ये फ़ैन और एग्ज़ॉस्ट फ़ैन उसके साथ कूलिंग रेंज सिस्टम है वो उसको ऑपरेट करना पड़ता है ताकि आप उसमें अंदर एक जो रिक्वायर्ड लेवल है टेम्परेचर का वो आप मेंटेन कर सकें, जैसा कि 26 है या इससे ऑनवर्ड है। लेकिन इसके अगेंस्ट जब सर्दियां होती हैं तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आप ये जो फ़ैन्स हैं इसकी जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट हो जाता है। सेकंड, ये जो तमाम सिस्टम्स हैं जिसमें फीडिंग लाइन, ड्रिंकिंग लाइन, कूलिंग पैड्स और फैंस हैं, ये एक कंट्रोल पैनल के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है। हाउस में एक कॉर्नर में एक रूम होता है जिसमें आप एक जो कंट्रोल पैनल्स लगाते हैं। कंट्रोल पैनल डिफरेंट किस्म के हैं, या तो हर फैंस के लिए अलहदा से एक कंट्रोल लगा होता है, लेकिन आजकल बड़े जदीद कंप्यूटराइज आ रहे हैं कि एक ही कंट्रोल पैनल लगा हुआ है। आपने उसमें ऑप्शंस दे दी हैं कि हमारे हाउस का टेम्परेचर 26 से 29 तक रहे फ़ॉरेन हीट, 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रहे। अगर इससे कम या ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। अगर 26 से टेम्परेचर कम होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो यकीनन वहाँ पे जो आपका इससे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेट करेंगे इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो कूलिंग पैड है उसमें रेन सिस्टम ऑपरेट होता है, फ़ैन मूव करने शुरू कर जाते हैं, और इस फ़ैन और इस कूलिंग पैड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट तरीके से हैंडल किया जाता है। मिसाल के तौर पे सख्त गर्मियां हैं, जो नमी का लेवल है वो नॉर्मल है 65 67 है, तो आप क्या करते हैं कि फ़ैन चलाते हैं लेकिन कूलिंग पैड में पानी ऑपरेट करते हैं। जब मानसून का सीज़न होता है, नमी का लेवल 80 85 90 तक हाउस क्लाइमेट का हो जाता है, तो आप फिर जो रेन सिस्टम है वो उसको ऑपरेट नहीं करते। उसमें जो अगर नमी कम हो रही है तो फिर उसके मुताबिक आप उसको ऑपरेट करते हैं। अगर रेन सिस्टम के बग़ैर आपका जो सिस्टम ऑपरेट हो वो मूव ना करे पानी कूलिंग पैड में, तो हवा सिर्फ चले, तो उस वजह से आपका एक नमी का लेवल मेंटेन हो जाता है। इसके अलावा टेम्परेचर के डिफरेंट जगह पे सेंसर्स लगे होते हैं, और वो सेंसर आपको टेम्परेचर बताते हैं, वो कंट्रोल पैनल से अटैच हैं। जो ही किसी जगह कम होगा उसी तरह एक फ़ैन चल पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, इसी तरह अकॉर्डिंगली जो आपने उसको फीड किया हुआ है कंट्रोल पैनल को, आप उसमें उसको उस तरीके से ऑपरेट करेंगे। इसमें मज़ीद जिद्दत ये है कि आप इस कंट्रोल पैनल को अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं वाया इंटरनेट, और किसी दूसरी जगह से इसको वहाँ से वॉच कर सकते हैं, इवन कि आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। नॉर्मली इस सिस्टम में आपको बहुत कम लेबर रिक्वायर होती है। जो रिकमेंडेशन ये हैं कि आपको यहाँ पे एक चौकीदार और एक टेक्नीशियन या एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, लेकिन काम की नौइयत के मुताबिक हम इसको बढ़ा देते हैं कि कहीं किसी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आए तो फौरी तौर पे उसको फॉलो अप लिया जाए। सेकेंडली, इसमें हम विंटर फ़ैन और वेंट्स लगाते हैं, क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो आपको ये कूलिंग पैड और दूसरा सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे सिर्फ वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, तो हम उसमें उस विंटर फ़ैन को ऑपरेट करते हैं और वेंट्स को उसका इसमें इस्तेमाल आते हैं, जिसकी वजह से अंदर का एक टेम्परेचर और ताज़ा हवा इसको बरकरार रखा जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो एक लीटर है, लीटर्स में जो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, इसमें चावलों का छिलका है, लक्कड़, कच्ची लक्कड़ या पक्की लक्कड़ का बूरा है, और इसके अलावा और भी बहुत सब कुछ हैं जो आप इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक अच्छा लीटर इस्तेमाल करें जिसमें कुशनिंग एबिलिटी हो कि बर्ड को कंफर्ट दे, और सेकंड उसमें एब्ज़ॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो।
जब बर्ड फीसिस करता है, फीड खाता है, फीसिस की वजह से अमोनिया प्रोडक्शन होती है, तो उस अमोनिया गैस का रिमूवल हाउस से होना ज़रूरी है। वो एक वेंटिलेशन सिस्टम से ऑपरेट होती है। ये एक इब्तदाई तारुफ था कि हाउस क्या है, उसमें कौन कौन से सिस्टम है और कैसे ऑपरेट होते हैं। बाकी जो बर्ड्स की मैनेजमेंट है वो उसी तरह है जैसे हम ओपन हाउस में करते हैं। हम इसको डे 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फर्स्ट ब्रूडिंग मैनेजमेंट का जिक्र करते हैं, और ब्रूडिंग मैनेजमेंट का जिक्र करने से पहले हम इसकी प्री ब्रूडिंग मैनेजमेंट करते हैं। प्री ब्रूडिंग मैनेजमेंट ये है कि चूज़ा आने से पहले हमने अपने क्लाइमेट कंट्रोल पोल्ट्री हाउसेज में कौन कौन से इकदाम करने हैं कि जो एक सेहतमंद चूज़ा है और वो अपनी ज़िंदगी का आगाज़ एक अच्छे तरीके से करे कि उसमें कम से कम मवाद हो और अच्छे से अच्छा वज़न हो। इसमें यह है कि हम अपना, क्योंकि एक जब चूज़ा नया आता है तो उसमें उसको बॉडी एक उसका जो एक टेम्परेचर है उसको मेंटेन नहीं कर सकती, लेकिन इन सिस्टम को ऑपरेट करने का एक फ़न है, एक तरीक़ाकार है, एक प्रोटोकॉल है। जैसा कि शुरू में हम 95 डिग्री फ़ॉरेनहीट देते हैं फर्स्ट वीक में, उस तरह 5 डिग्री फ़ॉरेनहीट कम करते जाते हैं और लास्ट वीक में 75 डिग्री फ़ॉरेनहीट करते हैं। इसी तरह ह्यूमिडिटी को 65 मेंटेन करते हैं। और ये एक बुनियादी असूल है कि जो आप ब्रूडिंग करें वो कूलिंग पैड के एंड पे करें, और यूँ ही बर्ड्स की एज और वेट बढ़ता जाए आस्ता आस्ता उसको पूरे हाउस में खोलते जाएं, और वैक्सीन का प्रोटोकॉल अडॉप्ट करें अपने एरिया के मुताबिक, और मेडिकेशन ब्रूडिंग में करें। और इसके अलावा जो भी इसकी दूसरी अगर प्रॉब्लम है तो उसको टाइमली इससे रिमूव करें। और 35 दिन तक हम इसको रियर करते हैं, और 35 दिन में फिर इसका लास्ट डे कैचिंग होती है। कैचिंग मीन कि इन बर्ड को पकड़ के सेल करना। और मोस्टली हाउसेज में उनके साइड्स पे एक बड़े बड़े होल्स बने होते हैं जो कि हम एयर टाइट प्रोडक्शन की तरह बंद करते हैं, लेकिन जब इसको कैचिंग करनी है तो उसमें से बर्ड्स पकड़ पकड़ के बाहर लोड कर देते हैं गाड़ी में, या एक स्पेशलाइज्ड इसमें डोर्स लगे होते हैं, उसके गाड़ी इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह इसको हम कंप्लीट इसमें रीडिंग इसकी करते हैं, और रीडिंग करने के बाद इसको लीटर को रिमूव किया जाता है और इस हाउस को वॉश किया जाता है और इसके बर्तन वगैरह सारों को धोया जाता है और फ्यूमिगेशन की जाती है। इस तरह आप इसमें मैक्सिमम प्रोडक्शन ले सकते हैं, और आप 35 दिनों में तकरीबन 1.75 kg यानी कि पौने 2 किलो का ब्रायलर हासिल कर सकते हैं। और ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है जिसमें आप कम वक्त में अच्छी खुराक में ज़्यादा वज़न ले सकते हैं। नाज़रीन, तुलबा, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।